So good morning friends from Global College of Law, and today we are discussing about CPC 1908। CPC बोले तो सिविल प्रोसीजर कोड, यानी सिविल मैटर्स के जितने भी कोर्ट मैटर होते हैं वो किससे चलते हैं, चाहे ये सिविल मैटर हो, चाहे कॉमर्शियल मैटर हो, चाहे सरफेसी एक्ट हो, चाहे DRT एक्ट हो, चाहे ट्रिब्यूनल्स हों, CPC के बेसिस पे चलती हैं। उनका कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि CPC एक ऐसी गाइडलाइन है जिसके बेसिस पे आपको सारे सिविल मैटर किए जाते हैं। और CPC में कुछ डॉक्ट्राइन हैं जो डॉक्ट्राइन हर जगह प्रीवेल करते हैं, और उसमें से एक इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन सिद्धांत है रेज जुडिकेटा, जो सेक्शन 11 में बताया गया है। और रेज जुडिकेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन है CPC का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकेटा, इसके पार्ट है कंस्ट्रक्टिव, तो हम इसे कह सकते हैं रेज जुडिकेटा वर्सेस कंस्ट्रक्टिव जुडिकेटा या रेज जुडिकेटा। तो इसके बारे में हमारे पास बैठे हुए हैं हमारे साथी जो इसके प्रकांड विद्वान हैं CPC के, और हमारे बच्चों को LLB पढ़ाते हैं कॉलेज में। BA LLB और LLB दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, शायद ये 5th सेमेस्टर LLB में CPC आता है, उसी तरह से उधर 9th सेमेस्टर BA LLB के लिए आता है। तो LLB और BA LLB के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है CPC समझ। और CPC एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हर तरह से और CPC पढ़ने के लिए साथ में आपको एविडेंस एक्ट रखना पड़ेगा और आपको लिमिटेशन एक्ट रखना पड़ेगा। 3 किताबों को साथ में जब पढ़ते हैं तब CPC पूरी होती है। आई रिपीट, CPC इज कम्प्लीट ओनली व्हेन वी रेफर टू एविडेंस एक्ट एंड द लिमिटेशन एक्ट। सो इसलिए मेहताब साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि जो रेज जुडिकेटा है इसकी बैकग्राउंड, इसकी उपयोगिता और इसके मुख्य क्या वो है सिग्नल्स हैं, वो करेंगे। CPC 11 रेज जुडिकेटा के बारे में बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेज जुडिकेटा। ठीक है, तो रेज जुडिकेटा होता क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जब किसी न्यायालय ने एक बार किसी तथ्य पर, किसी फैक्ट पर दो पार्टीज़ को, जब 2 पक्षकार होते हैं विवाद में, 2 पक्षकार होते हैं, तो दोनों पक्षकारों को सुनवाई का मौका देने के बाद, सक्षम न्यायालय ने सुनवाई का मौका देने के बाद दोनों पक्षकारों को सुन लिया और सुनने के बाद कोई निर्णय दे दिया है, तो उस निर्णय को फाइनल माना जाए। अब जैसे ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर, सेम पार्टीज सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम क्या कहते हैं मैटर पर, एक ही विवादित बिंदु पर 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि A ने B के खिलाफ केस किया और वो मान लीजिए कि गाजियाबाद कोर्ट में किया, तो गाजियाबाद कोर्ट में कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन लिया और उस पर फाइनल जजमेंट दे दिया। अब मान लीजिए A के फेवर में आ गया, A जीत गया और B हार गया, तो अब ये नहीं है कि B या A दोनों में से कोई भी पार्टी अब मेरिट जाके ये कहे कि फ्रेश केस डाले। कहने का मतलब फ्रेश केस डालने के लिए बार किया गया है। जब एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इसको सुन लिया है, दोनों पार्टीज को सुनवाई का मौका दे दिया है, तो उसको सुनने के बाद जो जजमेंट आया है तो जजमेंट में फाइनलिटी होनी चाहिए। तो इसका मेन उद्देश्य है कि एक बार एक ही बिंदु पर, एक ही पक्षकारों के बीच में एक ही बिंदु पर अगर किसी सक्षम न्यायालय ने उस पर निर्णय दे दिया है तो वो निर्णय अंतिम माना जाएगा। कहने का मतलब अपील में जा सकता है वो, लेकिन उसी मैटर पर, सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दोबारा से फ्रेश केस नहीं डाला जाएगा। इसके पीछे है कि जैसे कि इसका क्या क्या बेनिफिट है कि इससे राज्य के हित में भी है, कि राज्य के हित में क्या है कि इससे विवाद का खत्म होगा, विवाद खत्म होंगे, जो केस है वो खत्म होंगे। नहीं तो एक केस मान लीजिए 10 साल में सुना गया, 10 साल बाद जजमेंट आया, फिर उसी कॉज ऑफ एक्शन पर उसी मैटर को किसी और कोर्ट में उठा दिया गया, फिर 10 साल सुना गया। इस तरीके से विवाद खत्म नहीं होगा, केस समाप्त नहीं होगा, और जो पहले कोर्ट ने 10 साल जो लगाए हैं उसकी जो समय है, लेबर है और जो योग्यता है वो भी कहने का मतलब मेहताब साहब है, आपने जो 3 उद्देश्य बताए ऑब्जेक्टिव, हाँ, ये बात है कि एक किसी सब्जेक्ट मैटर पर 2 पार्टियों के बीच में कोई भी सिविल मैटर तय हो गया है, वंस फॉर ऑल तय हो गया है, उसके ऊपर नया मुकदमा नहीं लाया जा सकता है, ना हारा हुआ ना जीता हुआ, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट के इंटरेस्ट में ये है कि मुकदमा फाइनल है तो जो फाइनल माना जाए उसको बार स्टेट को टर्मिनेट किया जाए। नंबर 3 ये है कि इससे क्या है, जो कोर्ट का निर्णय है वो भी खत्म होगी। और तीनों पॉइंट पे काम आधार पे
वो हो जाएगा। कहने मतलब किसी को भी 2 बार वैक्स नहीं किया जाएगा, जी जी। तंग नहीं किया जाएगा। और जो कोर्ट का निर्णय है, उसकी कोर्ट की निर्णय की मान्यता और उसकी मर्यादा और उसकी योग्यता भी धूमिल नहीं होगी। धूमिल नहीं, तो तीनों चीजें कवर हो गई है। हाँ। सो फ्रेंड्स, 3 और पॉइंट मैं है एक बात और रेज बताऊंगा कि क्या नाम है, जो रेस जुडिकेटा के जो मेन एसेंशियल है कि सबसे पहले दोनों पार्टीज सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम कॉज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्शन, होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर सेम कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, सेम पार्टीज के बीच में केस एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सेक्शन 11 जब भी लागू होता है जिस कोर्ट ने उसको सुना है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। अदरवाइज अगर मान लीजिए सपोज दैट वो जिस कोर्ट ने सुना है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तब रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 लागू नहीं होती है, तो दोबारा केस कॉम्पिटेंट कोर्ट में डाला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब आप हमें बताइए कंस्ट्रक्टिव जुडिकेटा क्या है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का मतलब है कि अगर कोई विवाद है, मान लीजिए किसी केस में 5 बिंदु हैं, 5 कॉज ऑफ एक्शन है, तो पाँचों केस ऑफ एक्शन को एक ही बार में उठा लेना चाहिए। अगर आपने उसमें से कोई 1 या 2 कॉज ऑफ एक्शन को छोड़ दिया है, नहीं उठाया है, तो उस और जो 3 कॉज ऑफ एक्शन आपने उठाए हैं उस पर जजमेंट आ गया है, तो बाद में वो छूटे हुए 2 कॉज ऑफ एक्शन पर आप क्या कहते हैं दोबारा से केस नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए एक किराएदार है, किराएदार ने किराए पे मकान किराए पे लिया और 6 महीने का उसने किराया नहीं दिया, तो जो मकान मालिक है उसको जो केस दायर करना है, एक तो 6 महीने का किराया मांगना है और साथ के साथ किराएदार को बेदखल करना है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि जो मालिक है उसने किराएदार की बेदखली का विवाद डाल दिया, सिर्फ यही विवादित बिंदु उठाया और किराया नहीं मांगा 6 महीने का, तो बाद में उस बेदखली पे जजमेंट आने के बाद में ये केस नहीं कर सकता कि क्या नाम है 6 महीने का किराया और दिलाया जाए, क्योंकि ये मामला पहले ही स्टेज पे पहले ही उठाया जा सकता था, तब नहीं उठाया। वो सारे रिलेटेड जितने भी कॉज ऑफ एक्शन आ जाने चाहिए। हाँ, तो इसको कंस्ट्रक्टिव ये ऑर्डर 2 रूल 2 में भी लिखा है कि आप जब प्लेन तैयार करें तो सारे कॉज ऑफ एक्शन आप एक बार में ही उठा लें। ऑर्डर 2 रूल 2 हाँ। सीपीसी का और सेक्शन 11, और इसी तरह से सीआरपीसी 300 में भी इसी कंसेप्ट पर भी डिपेंड है कि अगर एक बार किसी मामले में एक ही विषय पर 2 बार किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, तो उसको डबल जो पार्टी नहीं हो सकता। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में डबल जो पार्टी के नाम से है। हाँ, ठीक है। और इसी 300 सेक्शन 300 सीआरपीसी में, पीसी में एविडेंस में 41 41 एविडेंस एक्ट, तीनों को पढ़ लें आप। एविडेंस एक्ट का 41 पढ़ लें, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 पढ़ लें, और सीपीसी का सेक्शन 11 पढ़ लें, ऑर्डर 2 पढ़ लें, रूल 2 पढ़ लें। इसमें रेस जुडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, ताकि इसमें किसी को परेशानी न हो, वादी या प्रतिवादी को बार बार वैक्सन किया जाए। स्टेट की ने जो डिसीजन दिया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, उसको सम्मान किया जाए। तीसरा, सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। राज्य के हित में बाद को एंड माना चाहिए, ये नहीं कि बार बार उस पर करते चले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं नेता जी आपने। इसके अलावा अगर डिटेल नॉलेज चाहिए तो आज को आप कॉलेज में आइए, ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में सीपीसी पढ़िए आके, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल मेहता साहब ने बहुत अच्छा दिया है, और ये एग्जाम्पल के बेसिस पे किया, और सारे सेक्शन और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर किया है, सीआरपीसी को भी कवर किया है, और एविडेंस एक्ट को भी कवर किया है। और एक बार और आप रिपीट कर दें कौन से सेक्शन 11 बताया आपने, सेक्शन 11 सीपीसी, सेक्शन 300 ऑर्डर 2 बताया, रूल 2 बताया, और सीआरपीसी में सेक्शन 300 बताया, और 300 बताया, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपने 22 बताया। 20 आर्टिकल में डबल जो पार्टी किसी को 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और बताया? एविडेंस में 41 अब बताया सेक्शन एविडेंस एक्ट का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सीपीसी बिना एविडेंस एक्ट के पूरी नहीं होती है। तो 41 सेक्शन में क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि एविडेंस एक बार प्रोड्यूस कर दिया गया, वो बार बार कहीं पे ज़्यादा उसको अफेक्ट ना करे, है ना? ऐसे ही है। तो उसमें यह है कि एक बार अगर जजमेंट आ गया है तो जजमेंट को रेस्पेक्ट किया जाए, रेस्पेक्ट करें। ये नहीं कि बार बार आप वही प्रूफ लेके चले जा रहे हैं, बार बार वो करें, वैक्स करें। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है मेहता सर, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दीज एस्पेक्ट्स, रेस जुडिकेटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा।
और आई से वर्सेस रेज जुडिकेटा, और दोनों में अंतर भी बता दिया गया। जब वर्सेस की बात आती है तो अंतर भी बता दिया गया कि सारे इशूज को किसी भी मैटर से रिलेटेड एक ही बार में उठाया जाएगा। ये नहीं कि आप पीस बिल उठा रहे हैं, आपने अभी तो वैकेट करने का एविक्शन का ले लिया और 6 महीने बाद आपने किराए का डाल दिया, या 6 महीने का किराए का अभी डाल दिया और बाद में एविक्शन डाल दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यदि किराएदार को नहीं निकालना है तो किराया की क्लेम कर सकते हैं, एविक्शन को छोड़ सकते हैं, तब ये लागू नहीं होगा। नहीं, अगर फिर बाद में वो कह रहा है बेदखली करने का, तब नहीं कर सकता। नहीं सी बेदखली को मान बाद कोई नया डिस्प्यूट रेज हो गया तो कर सकता, तब कर सकता। कर सकता। कहने मतलब ये है, पहले बोल दिया जाएगा जो इमीनेंट है, बहुत ही इमीनेंट उसमें किराया है, किराया नहीं आया तो किराया कर सकते हैं। या वैसे प्रॉफिट, वैसे प्रॉफिट तो अलग चीज़ हो गई। नहीं, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट मांग रहा है, मान लीजिए लोन वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए 10,000 रुपये मैंने आपसे लिए और आप 12,000 दिए, तो 10,000 क्लेम किया, 2,000 में इसने प्रॉफिट नहीं किया, एक एग्जांपल के तौर पर। नहीं, इसमें किराएदारी में दूसरी तरह से। हाँ जी, वो रेजिडेंट प्रॉफिट तब है कि जब उसका एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो गया हो और उसके बाद वो बैकेट न कर रहा हो, तब वो जो भी इंटरेस्ट उसको बेनिफिट मिल रहा है वो मिलना चाहिए, जी, है ना। ये अलग हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। हाँ, लेकिन वैसे प्रॉफिट वाला भी एग्जांपल चलेगा इसमें। चलेगा, लेकिन उसको प्रॉपर्ली हमें प्लेस करना पड़ेगा। So Mehta sir, thank you very much, and Dr. Aslam, thank you very much for supporting us in making this thing. Please thank you, and please read this in detail. And if you want further clarification, please come to your college, Global College of Law, where we are sitting here to solve all the issues. And at the same time, please see and visit the Global College of Law channel on YouTube, where everything is lying, and this is also very important. Though already we have placed this thing, but today in a refined form, up-to-date form we have placed. And I feel this is very beneficial to the students of LLB and BLLB, and at the same time to all those students who are preparing for competitive examination. Thank you very much. Thank you.